नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, अगले एक घंटे में हम बात करेंगे ऐसी ही बड़ी खबरों पर। और साथ ही साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और विशेषज्ञ मेहमानों से भी बात करेंगे। बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बीजेपी महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ है इस पूरी खबर में और क्यों नीतीश कुमार कुछ हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे महीने भर चले काशी तमिल संगमम का आज आखिरी दिन होगा। क्या कुछ है इस पूरे एक महीने के काशी तमिल संगमम में खास, इस पर बातचीत करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रस्टीशिप काउंसिल की बैठक में कहा, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए लगातार बढ़ रही है चुनौतियां। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर फिर लगाई कड़ी फटकार, कहा सांप पालने वालों आप भी डसे जाओगे। तमाम मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा। इस मुद्दे पर विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव को उपसभापति ने किया खारिज। लोकसभा में सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल। तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित करने वाले महीने भर तक चले काशी तमिल संगमम का आज आखिरी दिन। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे उपस्थित। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बिहार विधानसभा में जमकर बरपा हंगामा। भाजपा ने राजभवन तक निकाला पैदल मार्च। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 के पार पहुंची। और भारतीय सेना की शौर्य गाथा के रूप में देश आज मना रहा है विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल मनाया जाता है विजय दिवस। तो इस वक्त में सबसे पहले बात बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले की। इस जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बिहार में के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है और लगातार इसके आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक 50 से ज्यादा का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। कल तक 39 तक का जो आंकड़ा था वो आज 50 के पार कर गया है और अभी 100 से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं। और जबकि बिहार सरकार अब तक इस घटना की जिम्मेदारी तय करने में विफल रही है। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। बीजेपी ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के चालू सत्र में शराब कांड को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। सदन में शराबबंदी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी इसे लागू करने में नीतीश सरकार को बता रही है पूरी तरह से विफल। इसको एफिशिएंटली लागू नहीं कर पाई है नीतीश सरकार, यह कहना है बीजेपी का आरोप। बिहार में शराब माफिया का राज्य सरकार के समानांतर चल रहा है कारोबार। शराब माफिया के पांव बारह है बिहार में, यह कहना है बीजेपी का। जबकि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दूसरे राज्यों में शराब की वजह से होने वाली मौतों का दे रहे हैं हवाला। अब तक 123 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। यह राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। बीजेपी विधायकों ने किया है राजभवन तक पैदल मार्च। नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले हैं बीजेपी के विधायक। एक ज्ञापन भी सौंपा है राज्यपाल को। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने शराब कांड के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन दबाव देकर शवों का दाह संस्कार करा रहा है। आरोप यह भी है कि जो मृतकों का आंकड़ा है उसको छिपाया जा रहा है।
इन मौतों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है एक याचिका में। शराब कांड में करीब 200 लोग पीड़ित हैं, किसी ने आंखें गंवाई हैं, कई लोग शारीरिक रूप से अक्षम हुए हैं। तो गंभीर रूप से पीड़ितों की है बड़ी तादाद। मृतकों का आंकड़ा 100 को भी कर सकता है पार, ये कहना है तमाम लोगों का। और जो गंभीर रूप से घायलों से मिले हैं, जो पिएगा वो मरेगा का बेतुका तर्क दे रहे नीतीश कुमार, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पिलाने वाले भी राज्य की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आखिर जहरीली शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन? अगर पीने वाले जिम्मेदार, तो पिलाने वाले की जिम्मेदारी से मुक्त कैसे हो सकते हैं? राज्य सरकार नकली शराब के धंधे में सक्रिय लोगों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। उसका कहना है कि नकली शराब के धंधे में जो लोग शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर इस माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई होती तो पिछले 6 वर्षों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान न चली जाती। सिवान जिले में भी शराब पीने से 5 लोगों के मौत की खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर लगातार ये शराब कांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको ये कहा जा रहा है कि जो उनके बयान आ रहे हैं वो संवेदनहीन कहे जा रहे हैं, और खासतौर पर बीजेपी इसका दावा कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत पर लोगों को राहत देने पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। विपक्ष द्वारा पीड़ितों को राहत देने की मांग के जवाब में नीतीश कुमार ने विधानसभा में फिर कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं। वास्तव में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के डर से दूसरे जगहों पर जाकर अपने शवों को जला दिया है। लोग डरे हुए हैं, दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और ये भी समाचार है कि जो जहरीली शराब है वो थाने में जो शराब जब्त की गई थी, उसी जब्त की भी शराब का इस्तेमाल किया गया था जहरीली शराब बनाने में। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज पटना से जुड़ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। और नवल किशोर जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश राज के पास चलते हैं, ऑन ग्राउंड वो मौजूद है। राजेश किस तरह से वहां की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी देंगे, और लगातार जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है, क्या खास जानकारी आप वहां से देंगे हमें? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र आज चौथा दिन था और जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सदन में फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सदस्य हैं वो आंदोलित हो गए, उत्तेजित हो गए। इसी शोर शराबे के बीच में जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के तेजस्वी यादव, वो बोलने के लिए उठे और उन्होंने सरकार की तरफ से कुछ पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन भारी शोर शराबे की वजह से वो अपना पक्ष नहीं रख पाए, क्योंकि सदन के भीतर जो देखा जा रहा था कि मेजें और कुर्सियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लहराई जा रही थी और सदन के भीतर अवरोध का वातावरण था। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी लगातार वो सदस्यों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं मानने पर सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। बीजेपी के सदस्य जो हैं वो बाहर आए और उन्होंने पोर्टिको में आकर के धरना दिया। फिर उसके बाद राज्यपाल के यहाँ जो है वो बिहार विधानसभा का जो पोर्टिको है वहां से राजभवन, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं निखिल, वहां तक पैदल मार्च किया गया और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता
कार्यकर्ता थे वो नीतीश कुमार के बयान को लेकर ज्यादा आंदोलित दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है, वो लगातार ये कह रही है कि शराबबंदी के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो तरीका है, उस तरीके पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। समीक्षा वो चाहते हैं राज्यपाल से मिलने के बाद। जब बिहार विधान परिषद में लीडर ऑफ द अपोजिशन सम्राट चौधरी से जब हमने पूछा कि आखिर किन मांगों को लेकर राज्यपाल से आप मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। राजेश, अलग अलग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज से उन्होंने जांच कराने की मांग की है और मुआवजे की मांग की है। राजेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है दरअसल अलग अलग तर्क दे रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो आधिकारिक तौर पर 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, आंकड़ा जो बीजेपी वो कह रही कि छुपाया जा रहा है, दरअसल ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इसी तरह से मौतें होती रही तो आंकड़ा 100 को भी छू सकता है। अभी छुआ है कि नहीं छुआ है, बीजेपी इसका आरोप लगा रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या अलग अलग तर्क जो है वो दोनों पार्टियां दे रही हैं? देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो शराब का जो नकली शराब का जो कारोबार है वह बिहार में फल फूल रहा है। आरजेडी जब प्रतिपक्ष में थी तो इस बात को लगातार उठाती रही थी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव लगातार अपने चाचा नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं इस बिंदु को लेकर। और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के जो एलाइज हैं, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, वो भी शराबबंदी के औचित्य पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने शराब बंदी लागू की थी, उस वक्त अगर कायदे से प्रचार प्रसार अगर किया गया होता, लोगों को अवेयर किया गया होता, जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई होती, तो जो आज सीमावर्ती इलाकों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें, बंगाल की सीमा की बात करें या फिर नेपाल की सीमा की बात करें, तमाम सीमाओं से अवैध जो है शराब के कारोबार बिहार की तरफ होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। और यह जो ताजा घटना है निखिल, उसे मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि स्पिरिट जो है वो बरामद होता है। जो खबरें आ रही हैं अखबारों में, जो हमने देखा और जो यहाँ के स्थानीय जो रणनीतिकार हैं वो बता रहे हैं कि स्पिरिट बरामद होता है शराब, और स्पिरिट थाने से गायब हो जाता है। स्पिरिट धीरे 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 वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है और उसी स्पिरिट से नकली जो है शराब बनाने का काम बहुत गंभीर आरोप है और राजेश, की वजह से वो थाने से गायब हो जाता है और लोगों की थाने से जाने जाती है। और सीवान में आज निखिल, सीवान में भी घटना हुई है। जी राजेश, बिल्कुल। छपरा के बाद सीवान में भी आज घटना हुई है और बिहार में यह जरूर कहा जा सकता है कि थाने में जी राजेश, आप थाने में शराब बरामद होते हैं और शराब पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी राजेश, ये अपने आप में बेहद गंभीर है कि थाने से स्पिरिट निकलता है और उससे शराब बनाई जाती है, जिसके बाद ये इस तरह का जिसको कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको नरसंहार बता रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला कांड है। हमारे साथ में नवल किशोर जी हैं। नवल किशोर जी, इतना बड़ा कांड हुआ है, उसके बाद जो नीतीश जी का बयान है, जो पिएगा वो मरेगा, इस पर तो खैर जो संवेदनहीनता की जो बात आ रही है वो तो आ ही रही है। ये मुआवजा क्यों नहीं देंगे? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई पैरेलल व्यवस्था चला करके उस राज्य की जिम्मेदारी होती है किसी भी राज्य के नागरिक के उनके जीने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए। ऐसे में अगर कोई व्यवस्था इस तरह से उसमें चूक हुई है कि शराब लोगों तक पहुंची, तो मुआवजा क्यों नहीं देंगे? क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, बहुत ही साधारण और सरल है। जिस चीज को आप बोल रहे हैं बहुत संवेदनहीन बात उन्होंने कही है, ऐसी बात नहीं है। उसको समझना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर कोई शराब, जहरीली शराब पी के मर रहा है तो पीने वालों को पता होना चाहिए। अगर वो शराब कहाँ से, एक तो शराबबंदी है और शराबबंदी के दौर में अगर जहरीली शराब से वो मरता है तो गलती तो उसके पार्ट पे भी है। तो और घर वालों की क्या गलती है जिनको मुआवजा मिलेगा? नहीं, घर वालों की क्या गलती है? नहीं, घर वालों की गलती या जो पीने वाला मरा है उसकी गलती खोजने से अलग अलग एक तर्क है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। अगर वहां पर पैरेलल व्यवस्था की गई है और अगर शराब बनाई जा रही है, शराब दी जा रही है और थाने से स्पिरिट निकल रहा है, राज्य सरकार के तमाम सारे लोग उसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है?
देखिए निखिल जी, अगर इसको बिहार को एक इकलौता केस देकर एनालाइज करेंगे तब तो ये सारी बातें आप कह सकते हैं। जब भी आंकड़ों की बात की जाती है तो बीजेपी को खराब लगता है कि भाई आंकड़े आप क्यों बताते हैं। अगर जहरीली शराब समाज के लिए बहुत ही बड़ा कोई दुष्परिणाम करने वाला चीज है तो हर राज्य का उसमें आंकड़े देखना चाहिए। और जब आंकड़े बताते हैं तो इनको लेकिन मैं आंकड़ों में आपको पता इस होगा। तर्क से भी मैं सहमत नहीं दिखता। बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो सहमत दिखेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये लगता है नवल किशोर जी कि कहीं ये सही हो जाए। अगर दूसरे राज्यों में हो रहा है वहां भी गलत है तो आपके यहाँ भी गलत है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि उन राज्यों में हो रहा है वहां गलत है तो हमारे यहाँ गलत नहीं कह सकते। गलत वहां भी है, गलत आपके यहाँ भी होगा, और जब गलत आपके यहाँ है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है। निखिल जी बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने विश्लेषण में और विमर्श में ये बात भूल जा रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ ये बात कही कि अगर आप जहरीले तो उसमें आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में ये घटनाएं होती हैं, बिहार पूरे देश में। चलिए, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। विशेष राज्य कैसे बन जाएगा अगर घटनाएं में ज्यादा हो रही है? चलिए, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में धनंजय गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, किस तरह से ये देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? बीजेपी का अब क्या आगे क्या जो रुख होगा एक विपक्षी पार्टी के तौर पर, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो साफ कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा और मुआवजा नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है ना कि दिगर बात यह है कि जिनके मत से सरकार बनती है उनकी मौत पर मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री अगर सदन में कहते हैं कि हम तो इसका और प्रचार करेंगे कि पियोगे तो मरोगे, तो भाई आप अपनी फटे ढोल का खुद प्रचार कर रहे हैं। आप मर्सीलेस हैं इस बात की, आप तस्दीक खुद कर रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं। भाई जब आपने स्टेट में बंद कर रखा है तो कहीं से नकली या असली या कहीं से आया कहां से? तो फेल्योर स्टेट का फेल्योर है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अगर फेल हुआ है तो इसके आधार पर आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह का निजाम छपरा में आप 50 से ऊपर मौतें हो गई हैं, ये सैकड़ा जाएगा, 1000 जाएगा, कुछ पता नहीं है। उसके बाद प्रशासन में कुछ भी पता नहीं है। आप लिपापोती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने सस्पेंड कर दिया है। अरे भाई, आप बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं। ये तो रूटीन वर्क है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन। इस रूटीन वर्क के नाम पे आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस रूटीन वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। इस जहर कांड को सुंदर कांड बनाने का कोई भी प्रयास आपका फेल होगा। कोई भी जनता इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक निजाम का निर्लज हो जाना किसी भी राष्ट्र के लिए संकट की बात है, किसी भी प्रदेश के लिए सबसे गहरे संकट की बात है, गहरे दुख की बात है। वो बेशर्मी के साथ मुस्कुरा कर विधानसभा में जब कह रहे हैं कि हम तो कहिए रहेंगे पियोगे तो मरोगे, हम तो कहिए रहेंगे पियोगे तो मरोगे, अर्थात आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपका लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर आप इस्तीफा दीजिए। आप अपने आप को, मैं तो कहता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही, निजाम ने खुद सरेंडर कर दिया और लोग अपने भरोसे रहे। बिहार में आप मर इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप जिंदा हैं। आप अपने हिस्से के हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि आपके हिस्से का हादसा कब होगा, कब आप अपने हिस्से के हादसे की भीड़ चढ़ जाएंगे। बिहार में आप उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बीजेपी का क्या एक्शन है? एक विपक्षी के तौर पर बीजेपी का क्या एक्शन होगा इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, हम सरकार में नहीं है लेकिन सरोकार में है और जन सरोकार से मुद्दे हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। सरकार नहीं, सरोकार की राजनीति करने वाले हम लोग हैं। इसीलिए हम सदन से लेकर सड़क तक वहां इसकी बात उठाएंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएंगे और इनको न्याय दिलाने के लिए और इस निजाम के ढोल को फोड़ कर रखेंगे हम लोग। इस कुशासन की जो अंधेरे की नुमाइंदगी आज सुशासन बाबू दुशासन कुशासन से दुशासन बन चुके हैं और जिन अंधेरों की जिन इस तीर को जिस सहतीर ने निगल लिया है उस सहतीर और तीर दोनों को जनता के सामने बेनकाब करेंगे और जंगल राज से निकल करके जो बोतल राज में नीतीश कुमार ले जा रहे हैं बिहार को, और ये जो बोतलबाज पॉलिटिक्स है, लालू यादव बोतल से जिन निकालते थे और ये बंद बोतल से बिहार को बर्बाद करने का जो खेल नीतीश कुमार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सदन से सड़क तक आम जनता तक जाएंगे। आपने अपनी बात कह ली धनंजय जी, आपने अपनी बात कह ली, आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे। आ रहे हैं नवल किशोर जी, आपके पास भी आ रहे हैं।
इनकी मंद मंद मुस्कान को जनता मर्सिलेस मुख्यमंत्री के तौर पे उस नीरों से भी जी चलिए, आपने अपनी बात कह ली धनंजय जी। जी धनंजय जी, आप जनता के बीच में जाएंगे, आप जनता के बीच में जा भी रहे हैं, ये सारे मुद्दों को बताएंगे। नवल जी, आप बताइए कि आपको नहीं लगता है कि राज्य सरकार पिछले 6 वर्षों में 1000 मौतें, अभी देखिए जो आंकड़ा है ये 100 तक पहुंचने का अनुमान लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तमाम सारे जो आंकड़े हैं वो छिपाए गए हैं, जो राज्य सरकार का जिस तरह से कार्रवाई होती है, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको नहीं लगता है कि एफिशिएंटली इसको लागू करने में कहीं ना कहीं कमी है और उसको स्वीकार करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे? ये कहना कि हम मुआवजा नहीं देंगे, जो पिएगा वो मर जाएगा, ये कहने के बजाय क्या सही एक्शन लेना, जो माफिया समानांतर चला रहा है उस पर लेना, क्या ये वक्त की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त की? देखिए बिल्कुल है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी गिरी जी के गिरावट की तरह नहीं है कि पिछले 5 साल से वो सरकार में थे और उस समय भी शराबबंदी थी और इस तरह की घटनाएं होती थी। अभी भी जिन राज्य में इनकी सरकारें हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कर्नाटक हो, इसके तुलना में बहुत ज्यादा मौत हो रही है। गुजरात में इनकी जो डबल स्टैंडर्ड है वो इनके असली बेशर्मी और निरस्ता को दर्शाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो फिर ये सवाल उठाएंगे, ये सवाल उठाएंगे। इस तरह की नवल किशोर जी, एक मिनट, एक सरकार की बात करते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप दोनों लोग मेरी बात सुनो, आप दोनों लोग मेरी बात सुनो। अरे भाई, बेरोजगार को देश बना दिया है। आप दोनों लोग बात सुनिए हमारी। अरे जन सरकार की बात करते हैं। क्या नहीं करा सरकार पे? और देखिए, ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आएगी, ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आएगी। धनंजय जी, नवल किशोर जी, धनंजय जी, नवल किशोर जी, आप दोनों लोग 1 मिनट शांत हो जाए। देखिए, ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आएगी। जो मैं बीच में आपसे सवाल पूछ रहा हूं नवल किशोर जी, जब आप ये आरोप लगाएंगे तो आरोप तो आपके ऊपर भी लगेगा कि अभी तक जो है तेजस्वी यादव वो लगातार इस बात को, धनंजय जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए, जो लगातार इस बात का विरोध करते रहे थे, अब उनको चुप्पी साध गई है, अब वो इसके फेवर में बोलने लगे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड का आरोप तो आपके ऊपर भी लगेगा। देखिए बिल्कुल, देखिए जो बात हम कहना चाह रहे हैं और गिरी जी को खराब लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि हम जन सरकार की राजनीति करते हैं। नहीं, धनंजय जी आपको मौका देंगे, धनंजय जी आपको मौका देंगे, पहले आप नवल किशोर जी अपनी बात खत्म कर लें और ये बताएं जरूर कि पहले जो नीतीश कुमार इसके खिलाफ बिगुल बजाते घूमते थे, अब वो इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नहीं, गिरी जी को बोलिए कि अपने गिरावट पे सीमा रखें, अपनी बात कह के और सुने दूसरे की बात। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, गिरी जी पे क्यों अटके हुए हैं? नहीं, इतना क्यों घबराते हैं? सुनिए ना, इन्होंने पार्टी के अरे नहीं, देखिए इस तरह से आपस में बात मत करिए। गिरी जी धनंजय जी आप भी बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगा। धनंजय जी आपको मौका दूंगा, धनंजय जी आपको मौका दूंगा। नवल किशोर जी, नहीं ये मैं मानता हूँ, अगर नवल किशोर जी, नवल किशोर जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, नवल किशोर जी, नवल को नवेली का धनंजय जी आप शांत रहे, धनंजय जी आप शांत रहे, दोनों के ऑडियो आउट करा देंगे। देखिए हम दोनों के ऑडियो आउट करा देंगे, दोनों के ऑडियो आउट करा देंगे। नवेली कहूं इनको अच्छा लगेगा, मैं दोनों के कहूं कि नवल की नवेली की बात सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। धनंजय जी पॉलिटिकल व्यू पर कीजिए, बात पॉलिटिकल व्यू पे करिए। मैं नवल की नवेली कहूं आपको अच्छा लगेगा, नई नवेली कहूं आपको नवल। अरे धनंजय जी एक मिनट शांत हो जाइए। गिरी जी की गिरावट का शब्द इस्तेमाल क्यों किया? यू शुड टेक इट बैक। अरे धनंजय जी 1 मिनट शांत हो जाइए। नवल किशोर जी वापस लेना पड़ेगा भाई साहब, मैं ये मानता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे नवल किशोर जी बात तो सुनिए, आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ नवल किशोर जी, अगर आप व्यक्तिगत हमला करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अपने कोई तर्क नहीं है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और आप धनंजय गिरी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। आप जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब दें, कृपया व्यक्तिगत हमलों पर ना करें। आपसे जो सवाल पूछा गया, क्या वजह है तेजस्वी यादव के इस यू टर्न की, आपसे सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब दें। आप धनंजय गिरी पर अटके हुए हैं क्योंकि आपका उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। निखिल जी आप क्यों घबराते हैं? गिरी जी को हिंदी नहीं समझ में आती है, मुझे ये चर्चा गिरी जी को समय पर हिंदी नहीं और आप समझ में इसको आती है, डिटेल तो हम क्या करते कर चले जा सकते रहे हैं? हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हिंदी नहीं समझ में आती है। नहीं आप डिटेल मत करिए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अरे निखिल जी आप सुनिए, आपने रोका उनको जब उन्होंने बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल किया, निर्लजता का इस्तेमाल किया, बोतलराज का इस्तेमाल किया, जंगलराज का इस्तेमाल किया, आपने रोका। मैं बोल तो रहा हूँ, यही गिरावट है। हाईकोर्ट का जजमेंट गिरी जी की गिरावट यही है।
कि जो it seems कि बिहार में जंगल राज है। जहरीली हाईकोर्ट का शराब ऑर्डर था, सबसे ज्यादा, हाईकोर्ट का ऑर्डर था। जहरीली शराब में सबसे, अरे सुनो तो पहले, अरे गिरी जी आप सुनिए पहले, जहरीली शराब में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे जो है वो मध्य प्रदेश है। क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाते हो पहले? इससे क्या बिहार में जो हुआ घटना ये उसके ऊपर तंजीम नहीं लगता? फिर आप वही कुतर्क दे रहे हैं, फिर वही वही बोल रहा हूं। देखिए अरे नवल किशोर जी नवल किशोर जी, मैं इसको कुतर्क मानता हूं कि दूसरे राज्य में हो रहा है इसलिए हमारे यहां सही है, ये नहीं सही हो सकता। दूसरे राज्यों में होगा क्या? बिहार के लोगों के जान की कोई वैल्यू नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में ज्यादा है अगर, तो मध्य प्रदेश में तो बिहार में कम कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। सुन लीजिए, जवाब तो धनंजय नहीं, आपने जवाब दिया ही नहीं, आपने अपना मौका जवाब दे रहे हैं ना, अब मैं जवाब दे रहे हैं ना, सुनिए पहले। चलिए आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, केवल 30 सेकंड काफी है, काफी है। देखिए ये कुतर्क नहीं है। अगर जहरीली शराब एक समस्या है तो उसको समझने के लिए देश के एक एक नागरिक का जो जीवन है उतना ही महत्वपूर्ण है। बिहार का विशेष और मध्य प्रदेश का एकदम कमजोर कैसे हो सकता है? ये कुतर्क कहते हैं। अरे मुझे नहीं समझ में आता है कि आप मध्य प्रदेश के जिम्मेदार थोड़ी ना है, आपसे जिसकी जिम्मेदारी वो पूछी जाएगी। अब बिहार में मौजूद है और हम तमिलनाडु का चर्चा करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि वहां पे भाजपा है। अरे भाई, क्योंकि वहां पे भाजपा है। ये तो या तो आप समझ नहीं रहे और या आप समझना चाह नहीं रहे। मैं धनंजय जी के पास जा रहा हूं। धनंजय जी आप अपनी बात कहिए। हरियाणा में भाजपा इसलिए नहीं है। नहीं, चलिए अब आप शांत रहिए। धनंजय जी आप अपनी बात कहिए, समय हमारे पास लगभग समाप्त हो गया है जी। देखिए सरकार के पास, अगर सरकार के मुखिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और जिस ढंग से वो मौतों पे मुस्कुराहट बिखेर रही है, पता नहीं ऐसे निजाम को कैसे नींद आती है जब उनके राज्य में उनके लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर के कारण सैकड़ों मौतें हो रही हैं। और ये वो मौतें हैं जो आप देख रहे हैं, कोई आंख से जा रहा है, कोई पैर से जा रहा है, कोई हाथ से जा रहा है, और थाने से स्पिरिट की चोरी हो गई। ये साफ साफ रिपोर्टों में आपको आ रहा है, आप लोग चैनलों पे मंत्री के स्कूल से ट्रक में शराब बरामद हुए थे। सरकार का फेल्योर, इनके आपके मंत्री जो थे उनके स्कूल से शराब बरामद हुए थे। भूल गए क्या? तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। बताइए ना नवल जी, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। ये एक उंगली उठाएंगे, 3 आपकी तरफ। नहीं, मुख्यमंत्री और कम से कम मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बात सारे चर्चा को समाप्त करना है। धनंजय जी आप बोलिए। भाजपा लगा हुआ है। नहीं, धनंजय जी आप बोलिए, चलिए जल्दी से खत्म करिए अपनी बात। देखिए नीतीश कुमार जी का जो वर्तमान स्थिति है, अंधेरे की सरबराही करते करते उन्हें खुद परेशान है। उन्होंने खुद अभी कुछ दिन पहले कहा इस तरह के द्वंद्व में फंस चुके हैं, इस तरह के द्वंद्व में फंस चुके हैं और इस सत्ता जाने की परेशानी बैठने के बाद वो इस तरह से परेशान है, इस तरह से परेशान है। हमारी सत्ता के विस्तार का आपको आइडिया भी नहीं है। जम्बू द्वीप में सबसे बड़े सत्ता और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हम ही है। तुम्हें परेशानी दिख रही है। एक छोटे से स्टेट के दिख रही है परेशानी, छोटे से दल आप है, आपको क्या पता जन सरोकार छोटे विचारधारा के दल है। चलिए अब आपका विचारधारा गैर विरोधी है, जन विरोधी है। आप दोनों लोग शांत रहिए। मैं राजेश राज के पास जा रहा हूँ। राजेश राज, आपसे चलते चलते ये आखिरी सवाल, ये जो पूरी जो इतनी मौतें हुई हैं इस पर कार्रवाई कड़े ढंग से होनी चाहिए। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि किस तरह से इफेक्टिव तरीके से शराबबंदी लागू हो राज्य में। उसके बावजूद जो सियासत है वो गर्म है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की सियासत गर्म है। किस तरह से आगे इस सियासत को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि राज्य की जो जनता है वो निरीह है? कहीं ना कहीं सारा जो दुख है वो उसी के ऊपर है। देखिए, शराबबंदी जब निखिल लागू हुई थी तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी, जो पीड़ित थी, जिनके पति जो हैं घर में शराब पी कर आते थे और उनकी बेरहमी से पिटाई करते थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक संतोष का भाव जगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी उस समय मौजूद थी और तब शराबबंदी जो है वो लागू किया गया था। और कहीं ना कहीं जब सभाओं में जाते थे नीतीश कुमार, महिलाएं आकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते थी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये भाव जगा कि ये शराबबंदी लागू कर इन महिलाओं को निजात दिलाई जाए और महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देना, शराबबंदी लागू करना, महिलाओं का पुरजोर समर्थन प्राप्त करना। नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं रोल बैक करने की जो स्थिति जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, चूंकि यह करने के बाद उनके मन में कहीं ना कहीं अपार समर्थन का भाव जो है वो जगता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं बहुत संक्षेप में एक प्रसंग का जिक्र करना चाहूंगा कि जब बीएमपी के डीजी गुप्तेश्वर पांडे हुआ करते थे, वो ब्रांड एम्बेसडर थे शराबबंदी के। वो सभाओं में जाते थे, कहते थे कि शराब मुक्त हो बिहार, जय बिहार नारे लगाते थे। एक सभा के दौरान
मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। हमने कहा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि शराबबंदी लागू करने के पहले सीमावर्ती इलाकों में जो है वो जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए था। हालांकि उनकी नाराजगी दिखाई पड़ी, लेकिन हमने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा से गोपालगंज से कुशीनगर लगता है, बेतिया से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और फॉरबिसगंज अररिया में जोगबनी के बाद नेपाल की सीमा लगती है, सासाराम की तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इन सीमावर्ती जिलों से कूच बिहार के इलाके में बंगाल की सीमा लगती है। इन सीमावर्ती जिलों में शराब की आवाजाही आराम से बिहार में होती है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पुलिस को ईमानदार होने की जरूरत है बिहार में। और अगर शराब को पकड़ने के बाद अगर शराब को तोड़ा जाता है या उसको बोतलों को तोड़ा जाता है तो शराब लोगों आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर थाने में पकड़कर उसे पब्लिक के पास रखा जाएगा तो इसी तरह जहरीली शराब से मौतें होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, हमारे पास समय सिर्फ इतना ही है और आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पुलिस ईमानदार होने के लिए सरकार का जो इकबाल है वो बुलंद होना चाहिए और उसी के बदौलत जो है सरकार चलती है। शायद बाकी हमारे लोग और दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे। फिलहाल नवल किशोर जी का शुक्रिया, राजेश आपका शुक्रिया और धनंजय गिरी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर यह सियासत गर्म है कि किस तरह से शराबबंदी जो है वो उसको इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाए। और एक बार फिर से बहस छिड़ गई है क्योंकि जो छपरा में शराब कांड हुआ है उसमें मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि फ्रीबी की सियासत में टोल प्लाजा फ्री करके पंजाब सरकार क्या कुछ हासिल करना चाह रही है। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पंजाब के सियासत की। फ्रीबी की सियासत में टोल प्लाजा फ्री आखिर कैसे? पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने भगवंत मान सरकार पर दबाव बनाने के लिए 9 जिलों के टोल प्लाजा को फ्री कराने का दावा किया है। 9 जिलों के टोल प्लाजा को फ्री कराने का दावा किया है पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने। और इसके साथ ही साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति का ये धरना राज्य सरकार के खिलाफ चल रहा था और उनका कहना है कि हमने 9 टोल प्लाजा को फ्री करा लिया है, लेकिन उन्होंने नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा को निशाना बनाकर राज्य सरकार की अकर्मण्यता पर सवाल उठाया है। इस पर प्रशासन की जो कानून व्यवस्था है उस पर पूरा सीधा सवाल उठता है। मौजूदा दौर में नेशनल हाईवे के 30 टोल प्लाजा पंजाब में मौजूद हैं, जिसमें 18 टोल फ्री कराकर हर दिन करोड़ों रुपए का राजस्व पर सीधी चोट पहुंच रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ भी अभियान में संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कई टोल प्लाजा पर धरना देकर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व को क्षति पहुंचाई थी। इस बीच अपनी फ्रीबी के वादे पर आगे चलते हुए सीएम भगवंत मान ने होशियारपुर के एक स्टेट टोल प्लाजा को फ्री कराया था और उसको वाहवाही लूटने की कोशिश की थी, जबकि सच्चाई यह है कि इस टोल प्लाजा की अवधि पूरी हो गई थी और तब ये अपने आप इसको फ्री होना था। आम आदमी पार्टी की परसेप्शन की जो सियासत है उसमें टोल प्लाजा को किसानों के हित से धोखा बताया जा रहा है।
लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा। अगर टोल प्लाजा फ्री होंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे वायबल होंगे। अगर राजस्व में वृद्धि नहीं होगी फिर फ्री भी कैसे चलेंगे। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल नहीं। और आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है पंजाब के किसानों का इस पूरे विषय पर। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कोई गल नहीं सुनी ਚੱਜ ਨਾਲ। कोई केंद्र सरकार ਜਿਹੜੀ है वो ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ गल नहीं सुन रही, ना पंजाब सरकार। तो किसानों का कहना है कि ना पंजाब सरकार सुन रही है ना कोई सुन रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की सियासत है। दरअसल जब फ्रीबी की घोषणा की जाती है तो इस बात की उम्मीद की जाती है कि खजाना भी भरा हो ताकि जो फ्रीबीज है उसको दिया जा सके, लेकिन पंजाब में इसका उल्टा है। और अब किसान जिस तरह से टोल प्लाजा पर कब्जा करके उसको फ्री कराने का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। क्या कहेंगे आप? जी निखिल, आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा था वो टोल प्लाजास को पहुंचा था। बात कहें पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की तो और यूपी की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगता था वो टोल प्लाजास ने ही भुगता था। और अब किसान बहुत दिन से जो है, बहुत महीनों से अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भगवंत मान के संगरूर का जो सीएम रेजिडेंस है उसका भी घेराव कर रखा था उन्होंने। और उन्होंने अब काफ़ी दिनों से वो अलग अलग जगहों पर डीसी ऑफिसेज के बाहर जो है शांतिपूर्ण जो है अपनी मांगों को रखते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम जो है कुछ 10 डिस्ट्रिक्ट्स 9-10 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 टोल प्लाजा जो है वो बंद करा देंगे। कहीं ना कहीं ये दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर। तो जो आप बात कर रहे हैं, जो भगवंत मान ने कल जो एक टोल प्लाजा जो बंद करवाया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ निखिल, वो पहले से ही ओवरड्यू था उसका बंद होना, बिकॉज वो ओवरड्यू चल रहा था और केस चल रहा था सरकार का उस कंपनी के साथ। तो ये एक रेगुलर फीचर था, पर कहीं ना कहीं मान सरकार ने इस बात का फायदा उठाते हुए कि किसान भी जो है वो टोल प्लाजा बंद करवा रहे हैं, पर ये टोल प्लाजा जो है ये उसके चलते बंद नहीं कराया गया, पर ये एक रेगुलर वो था और ये बंद होना ही था पहले से। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि अगर टोल प्लाजा अगर फ्री कराने की बात है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वर्क को इफेक्ट ना करते हुए किसान जो है, जो किसान मोर्चा है, जो बार बार अपनी मांगे रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, कहीं ना कहीं एक उस पे आना चाहिए, कंसेंसस पे आना चाहिए उनके साथ। वो ना करते हुए सरकार जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है। ये नौबत ही क्यों आ पा रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं और जाके प्रदर्शन जो है अपना जोर लगाना पड़ रहा है। आकांक्षा, ये भी समझना चाहेंगे कि किसानों की मांग क्या है एक तो, और दूसरी बात ये कि नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजा जो है वो NHAI के अंतर्गत आते हैं और उसको जाकर टोल फ्री करा लेना तमाम, यानी कि उसको बाधित कर देना और उसको वाहनों से टोल न वसूलने देना, तो इसमें तो जो हजारों करोड़ का जो राजस्व है उसका नुकसान हो रहा है और उसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था की भी समस्या है अपने आप में। इसका मतलब राज्य सरकार जो है वो उसका पालन कराने में विफल है। निखिल, सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है टोल प्लाजा बंद कराने में वो पड़ रही है वहाँ के कर्मचारियों पर, क्योंकि अगर वो टोल प्लाजा बंद हो जाते हैं तो कंपनीज जो हैं उन मुलाजिमों को पैसा देना बंद कर देती है। और कल जो जिस टोल प्लाजा को ऊपर प्रदर्शन हुआ टांडा में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर जो कर्मचारी थे टोल प्लाजा के वो ही पूरे रोष में आ गए थे, वो भी अलग से प्रदर्शन कर रहे थे और किसान भी अलग से प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और कहीं ना कहीं सरकार जो सुन नहीं पा रही है उससे ज्यादा दबाव डाल रही है किसान मोर्चा अलग अलग तरीके से जो है वो दबाव डाल रही है।
और कहीं ना कहीं जब हमने किसान मोर्चा के एग्जीक्यूटिव कमेटी से बात करी है तो उन्होंने बताया है कि सरकार का रवैया बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मांग को पूरा करना चाहते हैं। आपने मुझसे पूछा कि वो कौन सी मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगे जो है वो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट से ही हैं, जैसे एमएसपी का जो उसको एमएसपी जो है वो जारी की जाए। उसके अलावा जो है कुछ एक जो किसान जो उस वक़्त उन्होंने जो किसान इस आंदोलन में जिनकी जान चली गई थी उनको जो है दर्जा दिया जाए, और कुछ एक केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं, किसान कंपनसेशन की बात की गई थी और उनको मार्टर्स का दर्जा दिया जाए ये कहा गया था। और अलग अलग मांगे हैं निखिल, पर कहीं ना कहीं किसान भी जो है वो अलग अलग मांगे लेकर आते जा रहे हैं और सरकार भी जो है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इस वजह से भी ये जो सारी समस्या है ये उठ खड़ी हुई है। फिलहाल कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहेंगे। सरकार किस तरह से किसानों की समस्या को डील कर रही है इस पर भी प्रश्न उठाए जाते रहेंगे और सवाल बहुत सारे हैं जिसको आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान की सरकार है उसको देना होगा। बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, तमाम जो जानकारियाँ वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो राहुल गांधी की अगुवाई में आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन के उद्देश्य पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की भारत जोड़ो यात्रा कब राहुल गांधी की यात्रा बन गई ये जानना मुश्किल है। तो भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन के उद्देश्य पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा कब राहुल गांधी की यात्रा बन गई, क्योंकि ये सामाजिक संगठनों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की यात्रा थी। ये जानना मुश्किल है, लेकिन इस यात्रा ने कुल मिलाकर अपने 100 दिन जरूर पूरे कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के विभिन्न इलाकों से होते हुए राहुल गांधी आज जयपुर पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कांग्रेस के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट अपनी चट्टानी एकता को भी प्रदर्शित करेंगे। इनके बीच का जो झगड़ा है वो जग जाहिर है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न तो हिमाचल प्रदेश गई और ना ही राहुल गांधी ने वहां चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम जयपुर पहुंचकर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यानी कि वहां ये यात्रा नहीं गई तो वो सीएम ही और डिप्टी सीएम वहां पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह लगातार उसको टाल रहे हैं, क्योंकि वो काफी मुश्किल तलब है। अगले साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है सभी कांग्रेसी विधायक भी जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि जयराम रमेश ने यह साफ कर दिया था कि राहुल गांधी की ये यात्रा चुनाव जिताऊ नहीं है, बल्कि ये चुनाव जीतने में मदद जरूर कर सकती है। शायद राजस्थान में ये यात्रा गुटबाजी को कम कर दे, ये कांग्रेस उम्मीद लगाए हुए है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो झगड़ा है उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा उम्मीद है कांग्रेसियों को। हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करते हुए अशोक गहलोत ने यात्रा को पार्टी के लिए एक एसेट माना था। इस बीच राजस्थान बीजेपी ने राहुल गांधी को अपना वादा याद दिलाया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को अपना वादा याद दिलाया है। क्या था वादा? कि चुनाव के समय राहुल गांधी ने 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही थी, जो अब तक माफ नहीं किया गया है। और कहा गया था कि 3500 किलोमीटर की 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी 11 राज्यों के हालात का जायजा लेंगे, लोकल मुद्दों से जुड़ेंगे, जो लोकल समस्याएं हैं उसको जानेंगे। बताया गया था कि राहुल गांधी आम लोगों की तकलीफें सुनेंगे, लेकिन यात्रा में स्थानीय मुद्दे पर चर्चा कहीं भी नहीं दिखी। तो जानकार मानते हैं कि सियासी मायनों में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा 9 दिन चले 2.5 कोस ही साबित होने वाली है और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो राजनीतिक जानकार हैं वो कह रहे हैं कि 100 दिन तक ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जरूर चली है विनोद जी, लेकिन इससे अभी तक कुछ हालांकि कांग्रेसी इसको एसेट भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ठोस हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निखिल, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस खबर में अभी जो खबर है वो मैं बता रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा आज जो जयपुर पहुंच रही है 100वां दिन है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरी के पूरी हिमाचल कैबिनेट जो है वो जयपुर पहुंच गई है। राज्य के हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू साहब और उनके उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों पहुंचे हैं, लेकिन साथ साथ सारे विधायक भी हैं और वो यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
ऐसा ये है कि राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार में कभी भी एक दिन का भी समय हिमाचल में नहीं निकाला था, लेकिन हिमाचल में उनकी बड़ी जीत हुई है और 40 विधायक उनके बने हुए हैं। तो अब ये सवाल है कि राजस्थान का तो ये जो मामला है, जो इनर फाइटिंग है, वो तो आपने देखा, सब देख रहे हैं कि अशोक गहलोत और उसके बीच में सचिन पायलट के बीच में किस तरह की रसाकसी है। लेकिन यही रसाकसी आज कैबिनेट एक्सपेंशन में आपको हिमाचल में दिखाई भी दे रहा है। आज आप देखिए कि ये कम से कम 8-9 दिन हुए हैं वहाँ ये वोटिंग के काउंटिंग के, और अभी तक जो है इसके हिसाब से जो अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में नई सरकार को काम करते हुए दिखना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है। अभी जो है पूरे मंत्रिमंडल का जो आप कह सकते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सुखू जो चीफ मिनिस्टर बनने के साथ उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट में हम ये डिसीजन लेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। तो यही चीज जो है अभी अब उनका कैबिनेट ही विस्तार नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, और वो ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अब मंत्रिमंडल में कौन होंगे, किसका नया चेहरा होगा, कौन सा नए लोग आएंगे, या वही पुराने लोग जो है उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा, ये रसाकसी इसे है कि पहले तो कहा गया कि आला कमान के पास ये सारी चीजें जाएगी और आला कमान तय करेंगे। तो अब ये है कि आला कमान कौन, क्या आला कमान खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, या आला कमान राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा में है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में आप देख सकते हैं कि आला कमान अभी भारत जोड़ो यात्रा में है, तो स्वाभाविक बात है कि मंत्रिमंडल का उसमें कौन चेहरे होंगे, इसका भी फैसला राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ही करेंगे। जी एक सवाल और उठा था विनोद जी कि ये कहा जा रहा था कि भाई ये सामाजिक संगठनों की यात्रा है, बुद्धिजीवियों की यात्रा है, और इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए, और जो लोकल तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, भारत को जानेंगे राहुल गांधी। लेकिन ऐसा करते हुए कहीं दिखे नहीं, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि जो पार्टी का एजेंडा है, कहीं जो सिर्फ फोटोवल है उसको ठीक करना, कहीं दूसरे जो मुद्दे हैं उनको ठीक करना, इसी पर सिमटी रही अभी तक 100 दिनों में ये यात्रा। निखिल, आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का है, इस वक्त में हम लोग कवर करते रहे, और हम लोगों ने देखा है कि पहले दिन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था राहुल गांधी का दिल्ली में, और उस यात्रा का ऑब्जेक्टिव बताते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि ये यात्रा हमारी किसी पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, और न ही राहुल गांधी इसका नेतृत्व करते हुए दिखेंगे। ये सामाजिक संगठनों और वो जो बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जिसको आप कहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव लोग, योगेंद्र यादव जैसे कई लोग उसमें नामी गिरामी लोग शामिल थे, उनके यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए हैं कि भारत को समझने, भारत को जानने और भारत की समस्या को, भारत के समस्या को मीडिया में रखने की बात उन्होंने की थी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि इस दौर में मीडिया जो है उनका कोई खबर नहीं करता, मीडिया कोई फुटेज नहीं दे रहा। तो वो एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा को एक फुटेज लेने के लिए टेलीविजन चैनल में उसकी यात्रा के ऑब्जेक्टिव को बना के गए थे कि ये हम खबर को कम से कम मीडिया में इसको प्लेस करेंगे, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो योगेंद्र यादव कहाँ गए, वो सारे लोग जो प्रोग्रेसिव लोग जुड़े थे वो उस यात्रा में अब कहाँ हैं और किस रूप में है, वो कभी अब दिखाई नहीं दे रहा। ये यात्रा जो है आते आते कैसे एक कांग्रेस की यात्रा हो गई। अब ये यात्रा जो है किस तरह से कभी सोनिया गांधी इसमें शामिल होती हैं, कभी प्रियंका गांधी शामिल होती हैं। तो ये सीधा सा जो सवाल था पहले कि ये राहुल गांधी के लिए एक रिलॉन्चिंग का एक ये बना हुआ था, प्लेटफॉर्म बना था। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो इमेज है पिछले 9-10 साल से जो सक्रिय राजनीति में राहुल गांधी हैं, और उसमें जो कांग्रेस की जीत और हार का जो सब कुछ ठीकरा राहुल गांधी पे फोड़ा जाता था, आज राहुल गांधी उससे अलग जिम्मेदारी अब खड़गे साहब के पास में है, लेकिन फेस कांग्रेस के वही हैं। तो अब ये कांग्रेस के नए फेस के नए अवतार के रूप में भारत जोड़ो यात्रा को एक प्रोजेक्शन था कि राहुल गांधी अब जब इस यात्रा से आएंगे कश्मीर से कन्याकुमारी की ये 3500 किलोमीटर यात्रा पूरा करने के बाद, तो शायद एक नए स्वरूप में दिखेंगे, और भारत में उनका जो अभी छवि है उनको एक नए छवि के रूप में लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा पिछले 100 दिन में ऐसा दिखा नहीं कि राहुल गांधी कोई बड़े मुद्दे कोई बड़े इशू पे बात करते हुए दिखे। वो दिल्ली में भी वही आरएसएस और बीजेपी पे हमले करते हुए दिखते हैं। तो वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो सबसे पहले अटैक आरएसएस पे करते हैं, फिर बीजेपी पे करते हैं। तो ये इतनी बड़ी यात्रा का मकसद क्या हुआ? तो इसलिए आपने जो कहा था कि 9 दिन चले 2.5 कोस, तो यही जानकार लोग कहते हैं कि फिर इस यात्रा का मकसद आपने क्या हासिल किया। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये सवाल अगर पूछा जा रहा है तो ये सवाल पूछना लाजमी है, और उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा जी। फिलहाल एक चलते चलते आपसे सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि ये यात्रा पूरी होने पर क्या कम से कम राहुल गांधी का जो जिस सेंस को बढ़ने की वो बात कर रहे हैं और जो उनकी अपनी पब्लिसिटी है, कहीं आपको लगता है कम से कम वही पूरा होता हुआ दिख रहा है क्या? बहुत संक्षेप में।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस देश के लिए सौभाग्य आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी बरसों बाद 3 महीने इस देश में हैं। वो ऐसा होता हुआ कभी आपने देखा नहीं होगा कि राहुल गांधी एक सीजनल पॉलिटिक्स करते हुए दिखते थे। कभी पार्लियामेंट के सेशन में 1-2 दिन आए, उसके बाद चले गए। इनका अभी जो सर्दी की छुट्टी अब होगी तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी कभी विदेश चले गए हैं। तो ये एक तरह से उनको 3 महीने भारत ने कम से कम एक टीवी चैनल पे और उनके बाइट, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। ये एक खुशी का तो कम से कम एक लम्हा हमारे लिए है। लेकिन अब सवाल ये है कि उनका जो अपना इमेज का ये था, ये परसेप्शन उनके बारे में बना है, उस इमेज को किस तरह से तोड़ पाएंगे ये तो आने वाले वक्त बताएगा, और सियासत में अपनी भूमिका किस रूप में रखेंगे ये बात अभी समझने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की, जिसकी चर्चा हर ओर है और 2 संस्कृतियों का मिलन इसको कहा जा रहा है। महीने भर तक चले भव्य और दिव्य काशी तमिल संगमम का आज समापन होगा काशी में। बेहद भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है ये, और महीने भर तक चला है ये भव्य कार्यक्रम, और 2 संस्कृतियों का समागम है, इसीलिए इसको काशी तमिल संगमम का नाम दिया गया। काशी और तमिल का संगम रहा दोनों संस्कृतियों का। तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे काशी तमिल संगमम का आज आखिरी दिन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी इस समारोह में शामिल होंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया था और इसको 2 संस्कृतियों का मिलन बताया था। काशी तमिल संगमम 2022 आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक पहल रही है, और इस तरह की अनूठी पहल इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह पूरा कार्यक्रम तैयार किया था। समापन समारोह में BHU के एम्फी थिएटर ग्राउंड में दक्षिण के दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी। तो आज समापन समारोह कई मायनों में खास होने जा रहा है, और इस समापन समारोह में दक्षिण भारत के कई सुपरस्टार्स के भी इस कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। IIT चेन्नई और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया संस्कृतियों का ये अनूठा संगम महीने भर तक चले। एक दूसरे के खान पान, वेशभूषा, कला और संस्कृतियों को नजदीक से लोगों ने देखा और जान पाए। करीब 3000 से ज्यादा बुद्धिजीवी, छात्र, अध्यापक, लोक कलाकार, साहित्यकार वर्ग से जुड़े लोगों को काशी के साथ साथ प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण कराया गया। वहां की संस्कृतियों को भी उन्होंने जाना। दक्षिण और काशी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। काशी के दर्शनार्थियों को दिखी हजारों साल पुरानी भारत के परंपरा की झांकी, वहां की झलक। महीने भर तमिलनाडु के विद्वानों, कारीगरों, रंगकर्मियों का उत्तर भारत के लोगों के साथ हुआ विचार विमर्श। काशी तमिल संगमम ने काशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार किया। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस तरह से उत्तर को दक्षिण की संस्कृति से जोड़ने की जो महत्वपूर्ण कड़ी थी वो साबित हुआ है काशी तमिल संगमम। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त वाराणसी से मौजूद है। हरिकेश, बहुत महत्वपूर्ण क्षण इस लिहाज से भी है कि जब 2 संस्कृतियों के मिलन की बात कही गई, 1 महीने तक ये कार्यक्रम चला, इसका समापन हुआ है। कहीं ना कहीं समापन के साथ ही एक नया आगाज कहा जा सकता है 2 संस्कृतियों के मिलन का। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप जैसा बता रहे हैं कि काशी और तमिल दोनों दक्षिण और उत्तर भारत का जो मिलन है, यही एक प्रयास है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बीच के माध्यम से। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में मैं मौजूद हूँ। समापन समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। एक अच्छी बात निखिल ये है कि घाट और देहात दोनों जगहों के लोग यहाँ पर शामिल हैं। घाट जो कि देखने आते हैं लोग वाराणसी का, काशी का, और काशी में काशी तमिल संगमम का क्या प्रभाव रहा है 1 महीने का जो ये जोरदार कार्यक्रम चला है। पहले मैं शुरू करूंगा, ये देहात से आए हुए हैं, आप बताइए कि क्या आप लोगों को महसूस हुआ काशी तमिल संगमम? काशी तमिल संगमम अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत कार्यक्रम है। पुरानी संस्कृति काशी की और तमिलनाडु की, ये पुरानी संस्कृति है, इसका मिलन हुआ है नए सिरे से। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से काशीवासी बहुत गदगद हैं
कि 1 महीने से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तमिलनाडु के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को देख रहे हैं। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम ये है, 2 संस्कृति या पुरानी संस्कृतियों का ये मिलन है। ये आप तो घाट के रहने वाले हैं, घाट पे ज्यादातर जा रहे हैं समूह जो आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको? काशी में तमिल से आए सभी लोग घाटों पे जाके घूमने से उनको जो प्रसन्नता और जो अद्भुत चीज़ें उनको और जो यहाँ की संस्कृति सीखने को मिल रही है, और वहाँ की संस्कृति को यहाँ पे लोगों के अंदर आपस में जो जोड़ने की जो प्रक्रिया है, मिलाने की जो प्रक्रिया है, वहाँ और यहाँ की संस्कृति को जो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। इससे दोनों काशी और तमिल के लोगों को आपस में मिलने से बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही प्रसन्नता, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। काशी तमिल संगम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में नए युग का आरंभ हो चुका है। ये जो देखिए आप जो कह रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये भी मानते हैं कि नए युग का आरंभ हो चुका है, क्योंकि ये काशीवासी हैं, यहाँ से सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जो शुरुआत करते हैं उसमें ये लोग दिल से लग जाते हैं। तो काशी तमिल संगमम में आप जैसा बता रहे थे कि एम्फी थिएटर में ये मुख्य आयोजन का केंद्र है, और प्रत्येक दिन वो सुबह अगर सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रही हैं, तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, और उनमें दोनों जगहों के, काशी हो या तमिलनाडु हो, दोनों जगहों के कलाकार गायन, संगीत, नृत्य, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है कि हौसला अफजाई करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी वासी और देहात से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए। सुबह के समय स्कूल के बच्चे आकर यहाँ पर अगर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से काशी और तमिल को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ढेर सारी प्रदर्शनी लगी हुई है, चित्र प्रदर्शनी हो या बुक स्टॉल हो, या जैसा आप बता रहे थे कि जो तमिलनाडु के उत्पाद हैं उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं, लोग यहाँ आके खरीद रहे हैं, व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये 1 महीने तक चलने वाला जो कार्यक्रम है, काशी वासियों ने भी खूब लुत्फ उठाया है, खूब समझा है तमिलनाडु की चीजों को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के गायन को, वहाँ के नृत्य को, संगीत को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर समझा है, जाना है। और जैसा कि शुरुआत में कहा गया कि ये अब शायद पहली बार नहीं है, बल्कि अब इस तरह के उत्सवों की का ये जो आरंभ हो रहा है, ये समापन अपने आप में एक आरंभ की कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश बहादुर, और आपके साथ में जो खड़े थे लोग, उनका भी शुक्रिया। और इस वक्त में अब वक्त है देश हित का। कहते हैं कि शिक्षा आपके सर्वांगीण विकास की बात करता है, आपके शरीर, मन और आत्मा के विकास की बात करता है शिक्षा। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, आपका असली शिक्षा आपके व्यवहार में झलकती है। तो आपको छोड़े जाते हैं इस तरह की तस्वीरों के साथ। आप देखिए और सोचिए कि कैसे होगा ये, और कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।